दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। कल 3 पेपर हैं भाई। एक जूलॉजी का पेपर है ऑब्जेक्टिव 6 सेमेस्टर वालों का। आज एक और जो मोस्ट वांटेड वन शॉट हम लाए हैं वो है बॉटनी के फर्स्ट पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सेकंड सेमेस्टर वालों का भी बॉटनी का पेपर है। और भैया सुबह से लगे हुए हैं तो हिम्मत तो नहीं हारेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि कल सुबह 6 बजे तक, अभी सेकंड सेमेस्टर वालों का कल सुबह पेपर है तो हम कोशिश करेंगे कि वो रात में 1 बजे 2 बजे भैया जब तक हम बना पाएंगे जान दे देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इंतजार करना, मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको वन शॉट प्रोवाइड करा दें। फिलहाल देखते हैं भैया कितना कंटेंट आपको दे पाते हैं। ये पूरा वन शॉट है 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का मोस्ट वांटेड, और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि इसके बाहर पेपर आपका, मतलब इतना पेपर आप कर लोगे कि जलवा काट के चले आओगे भाई। ठीक है, सबसे पहले हमने जो आज उठाया वो है कप्पा पार्टिकल्स। देखो कप्पा पार्टिकल्स जो है पेपर में शॉर्ट में आते हैं कई बार, और सरल भाषा में कहें तो हमने देखो कितनी आसान लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ये वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, पैरामीशियम में पाए जाएंगे। अब जब ये पैरामीशियम में पाए जाएंगे तो ये करते क्या है, ये सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के पैरामीशियम में ही पाए जाते हैं जिन्हें किलर टाइप बोला जाता है। यानी ये करते क्या हैं, ये जहर बना देते हैं, पैरामीशियम को जहर बना देते हैं, और जब ये जहर बन जाएगा तो जो दूसरा पैरामीशियम होगा उसे ये खत्म कर देगा। इसलिए कप्पा पार्टिकल्स पैरामीशियम को दूसरों से स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। यानी सरल भाषा में ये वो पार्टिकल्स हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं, जब डेवलप हो जाएंगे तो पैरामीशियम के अंदर क्या आ जाएगा, जहर आ जाएगा। कोई दूसरा इनके पास आएगा उसे ये आराम से खत्म कर देगा, मार देगा। तो इस तरीके से इन पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, दूसरा नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं और उनका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन भी कई बार शॉर्ट में आया हुआ है। तो नैनो का मतलब ही होता है छोटा छोटा, तो हमने लिखा नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। कितना साइज होता है, तो लगभग बात करें तो 1 से 100 नैनोमीटर के करीब, यानी ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये मेटल्स, कार्बन या दूसरे मटेरियल से बने होते हैं, यानी धातुओं से बने हो सकते हैं, कार्बन से बने हो सकते हैं, या कुछ और पदार्थ हैं उनसे बने हुए ये हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें, फैक्ट्रियों में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, और जितने भी पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट में आते हैं मेरे भाई। ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, इन सबको ये पल्यूट कर देते हैं। ठीक, पल्यूट का मतलब प्रदूषित कर देते हैं। पौधे हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन पे ये बुरा प्रभाव डालते हैं। जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें एंटर कर जाते हैं, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उन सबको हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये होते यूजफुल हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर एनवायरमेंट में हो तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, फिर एक टॉपिक है नैनो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर का मतलब क्या, उर्वरक, खाद, जो पेड़ को अच्छे से प्रोड्यूस करने में मदद करे भाई। तो नैनो फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो बहुत छोटे, ये भी लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के करीब होंगे, के पार्टिकल्स में बने होते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस आसानी से मिल जाता है। यानी ये पौधों को खनिज लवण पहुंचाने का काम करते हैं। वर्किंग क्या है, तो ये जो खनिज लवण होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उन्हें धीरे धीरे पौधों को देते रहते हैं। इसलिए वेस्टेज कम होगी, बर्बादी कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे करके ये न्यूट्रिशंस देंगे, धीरे धीरे करके पेड़ एब्जॉर्ब करता रहेगा और वेस्टेज कम होगी और एब्जॉर्प्शन बेटर होता रहता है। ठीक, एडवांटेजेस की बात करें तो न्यूट्रिशंस जो भी यूज है उसकी इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। धीरे धीरे करके जब दे रहा है तो इफिशिएंसी बढ़ेगी, पूरा तरीके से वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। कम क्वांटिटी में ज्यादा इफेक्ट, यानी इसकी थोड़ी सी मात्रा ही, नैनो पार्टिकल्स हैं, इफेक्ट ये ज्यादा डालते हैं। मिट्टी और जो पानी है उसके प्रदूषण को भी ये कम कर देते हैं भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आपको कल पेपर में मिल जाना चाहिए, क्योंकि एआई का दौर चल रहा है और एआई के ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा कम ही होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है वो बॉटनी की रिसर्च में और एग्रीकल्चर यानी खेती में किस तरीके से काम किया भाई। तो हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा, एआई का मतलब क्या है भाई। एआई का मतलब चीजों को आसानी से आपको सर्च करके निचोड़ करके दे दे। तो आर्टिफिशियल यानी एआई का मतलब हो कंप्यूटर सिस्टम जो ह्यूमन जैसा सोचे और डिसीजन ले सके, कि भैया मनुष्य के जैसा सोच पा रहा है, और सारे जितने उसके पास मेरे भाई इक्विपमेंट्स हैं उन सब से दिमाग लगा के, सारे रिसोर्सेज से दिमाग लगा के मनुष्य के जैसा डिसीजन ले पा रहा है भाई। ठीक है, बॉटनी रिसर्च में इसका क्या यूज होता है, तो जो पौधे होते हैं उन्हें पहचानने में, उनके क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। जो भी बीमारियां होती हैं उन्हें जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। पौधों की ग्रोथ के लिए, जेनेटिक्स के लिए स्टडी को ये आसान बनाता है। आप देख रहे हो गले पे इतना जोर पड़ रहा है
क्योंकि ऑफलाइन में भी सारे क्लासेस चल रहे हैं कि भैया कई बार गला पकड़ने लगता है, छोड़ने लगता है यार, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अभी जाके गर्म पानी पियेंगे, फिर बच्ची वीडियोस बनाएंगे। यूज इन एग्रीकल्चर, खेती में क्या इस्तेमाल है, तो स्मार्ट फार्मिंग के लिए, चाहे वो इरीगेशन हो, सेंसर हो, ऑटोमेशन हो, इन सब में इस्तेमाल होगा। क्रॉप हेल्थ, यानी किसी कोई फसल है उसकी अगर हेल्थ है उसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, वो ड्रोन्स की सहायता से, कैमरास की सहायता से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। ईल्ड प्रेडिक्शन, किस तरीके से फसल कितनी होगी, ठीक है, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, इन सब पे पेस्ट कंट्रोल में हेल्प कर सकता है, कितनी दवाई डालनी है, कितनी नहीं डालनी है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सब एआई की मदद से आप पता कर सकते हो। एडवांटेजेस की बात करें, टाइम और मेहनत को बचा देता है, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जो भी किसान होते हैं उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो एआई बॉटनी और एग्रीकल्चर दोनों में मॉडर्न और यूजफुल टूल है, जो फार्मिंग को इफिशिएंट यानी पर्याप्त तरीके से अच्छा बना रहा है भाई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आपको मिल सकता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है भाई, हमने कितनी सरल लैंग्वेज में लिखा है। क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है जिसमें जो होमोलॉगस, हम आपको पहले ही भी बता चुके, होमो का मतलब होता है समान, ठीक, जहां भी होमो शब्द आ जाए उसका मतलब समान होता है। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, सरल भाषा में एक जैसे जो गुणसूत्र होंगे, इनके बीच में जीन्स का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान होगा। ये जो मायोसिस प्रक्रिया होती है इसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में होता है। क्रोमोसोम्स के सेम पार्ट्स आपस में टुकड़े एक्सचेंज कर लेते हैं भाई, ठीक, यानी जो दो गुणसूत्र हैं इनके जो पार्ट्स होंगे वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, जीन का एक्सचेंज होगा। इसे ही नाम ही है क्रॉसिंग ओवर, एक से दूसरे में क्रॉस करना चीजों को भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो जीन वेरिएशन है वो बढ़ जाता है, नए कॉम्बिनेशंस की जीन, नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है। बेसिकली क्रॉसिंग ओवर जो है वो वेरिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और आनुवंशिकता के लिए भी नए जो गुण हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है भाई, ठीक है। ये पीडीएफ आपको फ्री में हम टेलीग्राम पे दे ही देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तैयारी आपने जो करी होगी कर ही ली होगी, ये हम लास्ट में गागर में सागर भर रहे हैं, और जो नया सेशन आएगा उसमें कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग है, वो आपको 10, 12, 15 दिनों में पता चल जाएगी। आप तो फाइनल ईयर में हो तो आपको गुड लक भाई, यही कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, पौधों में जो भैया लिंग निर्धारण होता है पौधों में, कॉन्सेप्ट ऑफ वो कैसे होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जो पौधे हैं उनमें जो मेल पार्ट है वो, और जो फीमेल पार्ट है वो डिसाइड होना कि कैसे कौन मेल बनेगा कौन फीमेल बनेगा। तो टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ कौन से होते हैं, मोनोसियस प्लांट होते हैं, इनमें क्या होता है मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, डायोसियस होते हैं, इसमें क्या होता है मेल अलग पौधे पे होगा, फीमेल अलग पौधे पे होगा भैया, ठीक है, इस तरीके की चीजें चलेंगी। बेसिक्स क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मेल होगा या फीमेल, उसके लिए बेसिक है जेनेटिक्स, क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है मनुष्यों में क्या होता है, अगर XY गुणसूत्र होते हैं तो लड़का होता है, XX गुणसूत्र होता है तो क्या होता है, लड़की होती है। तो वैसे ही हमने कहा कि XY सिस्टम है, उसी तरीके से जो इन्वायरमेंट होता है, प्रकाश, लाइट है, टेम्परेचर है, हार्मोन्स हैं, इन सबसे भी सेक्स में परिवर्तन हो सकता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो पौधों की जो ब्रीडिंग होती है, जो नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं उनमें यूजफुल है, और जो फसलें हैं उनमें हम लोग इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों फैक्टर से कंट्रोल होता है, यानी एक पौधे से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचेंगे उनसे डिसाइड होगा, प्लस वातावरण कैसा रहेगा उससे भी डिसाइड होगा भाई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्या होते हैं भाई। तो बिल्कुल आसान भाषा में हमने लिखा है, ये क्या होते हैं, कोशिका के शेल के वो पार्ट्स होते हैं जो अपना कुछ काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपना डीएनए होता है, यानी ये अपना थोड़ा थोड़ा काम खुद भी कर लेंगे, हालांकि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इन सब के पास अपना खुद का भी डीएनए होने के चक्कर में ये काफी हद तक काम खुद भी कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, खुद ही डिवाइड अपने आप को रेप्लिका अपनी बना सकते हैं, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, कुछ प्रोटीन भी ये खुद निर्माण कर लेते हैं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कई प्रोटीन्स के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड इन्हें रहना पड़ता है। मतलब सारी प्रोटीन्स ये खुद नहीं बना सकते हैं, कुछ के लिए इन्हें न्यूक्लियस पर डिपेंड रहना पड़ेगा भाई, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ये भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कल आपको मिल सकता है। तो ये कंडीशन है मेरे भाई जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होंगे वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अभी मान लो हम बात कर रहे हैं 2n 46 होते हैं, वो बढ़ सकते हैं भैया 2n से ज्यादा, जैसे 3n भी हो सकते हैं, 4n भी हो सकते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या जो सेट्स है वो बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, पॉली का मतलब क्या होता है बहुत सारा, तो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है।
टाइप्स की बात करें वो ऑटो हो सकता है, वो एलो हो सकता है। ऑटो में क्या होता है, सेम स्पेसीज के ही क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र बढ़ जाएंगे, जबकि एलो में क्या होगा, दो अलग अलग स्पेसीज के जो गुणसूत्र हैं वो कंबाइन हो जाएंगे आपस में और इस तरीके से वो बढ़ जाएंगे भाई। ठीक, इंपॉर्टेंस की बात करें तो पौधों में साइज और प्रोडक्टिविटी कई बार बढ़ाने के काम आता है, नई जो प्रजाति है, नई स्पेसीज है उसे बनाने में काम करता है। खेती में ये इंपॉर्टेंट है, जो अच्छी क्वालिटी की फसलें हैं उन्हें बनाने में काम में आता है, चाहे वो व्हीट हो चाहे पोटैटो हो, इन सब में ये प्रोसेस देखा जाता है भाई। ठीक है, फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कैरियोटाइप क्या होता है? तो कैरियोटाइप का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके क्रोमोसोम्स का नंबर, साइज और शेप यानी आकार का कंप्लीट सेट क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में देखकर उन्हें अरेंज किया जाता है, यूजुअली पेयर में, यानी जो गुणसूत्र हैं उनका साइज क्या है, ठीक, उनका शेप क्या है, ये सब माइक्रोस्कोप में देखकर उन्हें पेयर में अरेंज करना, जोड़ों में अरेंज करना ही कैरियोटाइप कहलाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो जीन से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मेल और फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें पहचानने में मदद करता है। स्पेसीज की स्टडी में ये यूजफुल होता है। ह्यूमंस में नॉर्मल कैरियोटाइप कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको पता। 23 पेयर यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद एपिस्टेसिस क्या होता है? ये भी मेरे भाई शॉर्ट का क्वेश्चन है और ये भी शॉर्ट में आपको मिल सकता है। एपिस्टेसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है, जेनेटिक मतलब आनुवांशिक कंडीशन है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को छुपा देता है। मतलब एक कोई जीन कुछ काम कर रहा है, ये वाला जीन इसके काम को ही छुपा देगा, तो छुपा देता है, इसे ही एपिस्टेसिस बोलते हैं। जैसे एक जीन दूसरे जीन को काम करने नहीं देता, इसे ही एपिस्टेसिस बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं मेरे भाई। जैसे कुत्ते की बात अगर हम करें तो एक जीन कलर डिसाइड करता है, जबकि जो दूसरा जीन है वो उस कलर को शो होने से रोकता है, तो इस रोक सकता है, तो इस तरीके की चीजों में रहती है मेरे भाई। ठीक है, ये उदाहरण है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो नॉर्मल जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। कौन सा रेशियो? मेंडेलियन रेशियो। जो मेंडल वाला रेशियो है वो चेंज हो जाता है। इसमें जेनेटिक ट्रेट्स को समझने में हेल्प करता है भाई। ठीक है, कि जो जीन से रिलेटेड गुण हैं, जो लक्षण हैं, जो ट्रेट्स हैं, उन्हें भी समझाने में ये हेल्प करता है भाई। ठीक है, यानी एपिस्टेसिस क्या है? जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किसी गुण को कंट्रोल करते हैं। हो सकता है इसकी वजह से कोई लक्षण बहुत डेवलप होने वाला हो, लेकिन ये क्या करता है, इससे इंटरेक्ट करेगा और कहेगा नहीं, ये गुण ज्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से ये इसे कंट्रोल करेगा, कम करेगा, यानी जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं उन्हें समझाने में हेल्प करेगा, और जो रेशियो होगा उसे भी ये चेंज कर देगा भाई। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो अब ये हेटेरोरेसिस, ये हेटेरोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड बिगर भी इसे बोलते हैं। तो हेटेरोसिस जो होती है प्लांट ब्रीडिंग में, जो पौधों की फसलें बनती हैं, उसमें हेटेरोसिस कैसे इंपॉर्टेंट है? तो हेटेरोसिस एक फिनोमिनन है, एक घटना है जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, यानी दोनों की जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, ऐसे दो पेरेंट्स जो क्या करते हैं, क्रॉस करने पर जो हाइब्रिड बच्चा बनाएंगे। अलग अलग जेनेटिक जो पेरेंट्स प्लांट हैं, जब उनसे बच्चा बनेगा तो जो अलग तरीके का जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। यानी सरल भाषा में जो साइंस है वो ये कहती है कि अगर क्रॉस होता है तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा डेवलप होगी। ये रियलिटी है भाई। ठीक है, शॉर्ट में कहें तो हाइब्रिड प्लांट में, जैसे अगर हम कहें, आपको समझाने की कोशिश करें तो मान लिया एक गधा है और एक घोड़ा है, दोनों के जेनेटिक्स खेल अलग अलग है, इनका जो बच्चा होगा वो ज्यादा डेवलप होगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ उदाहरण। तो हाइब्रिड प्लांट जो होता है उसमें ग्रोथ है, यील्ड है, रेजिस्टेंस है, पेरेंट्स, यहाँ पे प्लांट्स की हालांकि बात करी जा रही है तो पेरेंट्स से बेटर ही होती है। जैसे ट्रू हेटेरोसिस भी होती है और स्यूडो हेटेरोसिस भी होती है। ट्रू वाले में क्या होता है, हाइब्रिड में रियल इंप्रूवमेंट होता है, और स्यूडो वाले, स्यूडो का मतलब आभासी, झूठा, काल्पनिक, तो जो इंप्रूवमेंट होगा वो टेम्पररी होगा, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस के बात करें प्लांट ब्रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो फसल होगी उसकी यील्ड को बढ़ाएगा, ज्यादा फसल अच्छी होगी। ठीक है, उसके अलावा बात करें जो बीमारी है उससे रेजिस्टेंस इंप्रूव करेगा, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आएगी पौधों में। अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स आपको मिलेंगी, जैसे मेज़ है, मक्का है, चावल है, ठीक है, व्हीट है, गेहूं है, इस तरीके की जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, तो जो पादप कोशिका होती है, जो पौधों की कोशिका होती है, उसमें जो सेल वॉल है, सेल मतलब कोशिका, वॉल मतलब झिल्ली, तो जो कोशिका की झिल्ली है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होते हैं। तो सेल वॉल प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड लेयर होती है, जो पौधों की कोशिका है
उसके बाहर एक मजबूत लेयर होती है जो शेल को शेप, और साइड सी बात है भैया, ये दीवारें क्या कर रही हैं, इस कोचिंग वाले इस हॉल को क्या कर रही हैं, शेप दे रही है ना। तो ये शेप देने की और प्रोटेक्शन भी दे रही है कि उधर से कोई आदमी यहाँ घुस के नहीं आ रहा, भैया कहाँ वीडियो बना रहे हो, तो ये नहीं हो रहा ना, तो प्रोटेक्शन का काम करती है। स्ट्रक्चर की बात करें 3 लेयर्स होती हैं। मिडिल लैमेला होती है, ये कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। प्राइमरी सेल वॉल होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल लेयर होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी वॉल भी होती है जो कि मोटी होती है, मजबूत होती है, सेलुलोज और लाइगिन से बनी होती है। कुछ कोशिकाओं को जोड़ने में ये भी काम में आती है। कंपोजिशन की बात करें, सेलुलोज है, ठीक है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, लाइगिन है, ये लिग्निन है, ये सब इनसे बनी होती है। फंक्शंस की बात करें तो शेल को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन देती है, बहुत ज़्यादा अगर पानी हो उसके प्रेशर को हैंडल करती है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं मेरे भाई, ठीक है। कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा बायो मिनरलाइजेशन क्या होता है, तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये क्या है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो जिंदा ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपनी बॉडी के अंदर जो मिनरल होते हैं उन्हें डिपॉजिट करके हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मिनरल्स को डिपॉजिट करके एक अच्छा मजबूत स्ट्रक्चर बना लेना ही बायो मिनरलाइजेशन कहलाता है। कैसे होता है, तो भैया जो सेल मिनरल्स होते हैं, जो कोशिका के अंदर लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डिपॉजिट करने लगती है। कोशिका क्या करती है, जो भी मिनरल्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करती है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इकट्ठा करने लगती है। जैसे हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम होता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं मेरे भाई। कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा जो शेल है उसमें उसका पाया जाना, उसके अलावा कोरल जो पॉलिप्स होते हैं उनमें रीफ का फॉर्मेशन होना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। जरूरी नहीं आप सब लिखो, 1-2 आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है, ठीक, जो हमारा ढांचा होता है, शेल्स होते हैं, उन सबको बनाने का काम करता है। कैल्शियम सबको पता है हड्डियों में पाया जाता है, ठीक, जो मरीन इकोसिस्टम है मतलब समुद्र वाला, उसमें भी रीफ फॉर्मेशन इन्हीं की वजह से होता है, चीज़ें चलती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटीज क्या होती हैं। तो कंपोजिट मतलब क्या होता है, कंपोजिट मतलब क्या, मिला जुला भाई, ठीक है। तो कंपोजिट वैरायटी वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को सिलेक्ट करके ओपन पॉलिनेशन कराया जाता है और एक नई प्रजाति बनाई जाएगी जिससे बार बार सिलेक्शन होता रहता है भाई, ठीक है। फीचर्स ऑफ इसमें क्या होगा, ओपन पॉलिनेटेड होती है, जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है, मेंटेनेंस इजी होता है। उसके अलावा सिंथेटिक में बात करें तो इसमें सिलेक्टेड होंगे, सुपीरियर होंगे, ऐसी प्रजातियां उठाई जाएंगी जो सिलेक्टेड हों, सुपीरियर हों, अच्छी हों भाई, ठीक है। कंट्रोल्ड क्रॉस करके एक वैरायटी बनाई जाती है। फीचर्स की बात करें तो जो नॉन पेरेंट्स होता है वो लाइन में यूज होते हैं, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन होता है, ईल्ड स्टेबल होता है, सारी चीजें रहती हैं, पढ़ लेना भाई, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस मतलब वंशागति, माता पिता से लक्षणों का संतान में पहुंचना। क्रोमोसोमल का मतलब क्या है, गुणसूत्र सिद्धांत। क्या सिद्धांत है भाई, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग जीन्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं और वही जीन माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं और वंशागति को कंट्रोल करते हैं। मेन पॉइंट्स की बात करें तो जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स पर लीनियर सीधे सीधे पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स मायोसिस के टाइम सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फादर और मदर दोनों में क्रोमोसोम्स ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, मम्मी पापा से जो गुणसूत्र है बच्चे में पहुंचते हैं और उन्हीं के जरिए जो जीन्स होती हैं वो भी वहां पर पहुंचती हैं। जो गेमेट्स हैं, गेमेट्स समझते हो, माता में एग होता है, पिता में क्या होता है, पिता में स्पर्म होता है, तो में क्रोमोसोम्स आधे आधे यानी हाफ हाफ होते हैं, 23-23 होते हैं भाई, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो मेंडल के लॉज हैं उन्हें साइंटिफिक प्रूफ मिल गया, इससे जीन्स और क्रोमोसोम्स का रिलेशन आपस में पता चल गया क्या होता है, आनुवंशिकता की मैकेनिज्म को समझना भी आसान हो गया, ठीक है। फिर मेरे भाई एक क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग। तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका आइसोलेशन कैसे होगा और उसकी कल्चरिंग कैसे होगी मेरे भाई, ठीक है। उसे कल्चरिंग भी पढ़ लो, कल्चरिंग पढ़ लो, एक ही बात है। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में जो पौधे की कोशिका होती है उससे जो शेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, झिल्ली, उसे हटा देते हैं, फिर जो शेल को बचाता है उसे ही प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इनको लैब में कल्चर किया जाता है। तो प्लांट रीजनरेशन कैसे होता है, प्रोटोप्लास्ट से पूरे का पूरा प्लांट दोबारा से बनाया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है कोशिका का विभाजन करके भाई, ठीक है। उसके अलावा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट स्पेसीज के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करके हाइब्रिड प्लांट भी बना सकते हैं। इसके अलावा जीन्स में भी इंप्रूवमेंट होता है, डिजीज बीमारियों से लड़ने वाले प्लांट डेवलप करने में हेल्प मिलती है, अच्छी क्रॉप वेराइटीज बनती हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉरेन जीन्स को लाने में, ठीक है, इजीली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है भाई, ठीक है। रोल ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग इन डेवलपिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज, न्यू ट्रेड्स।
जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है ये नए लक्षण उत्पन्न करने में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, तो ये एक प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है, पौधे उत्पन्न करने की टेक्निक है, जिसमें जो बीज होते हैं या पौधे होते हैं उन्हें रेडिएशन या केमिकल से ट्रीट करके नए म्यूटेशन यानी नए चेंजेस जो है जीन में क्रिएट किए जा सकते हैं। पहले भी बता चुके हैं म्यूटेशन का मतलब क्या, म्यूटेशन का मतलब मोटा मोटा होता है जीन में अचानक से बदलाव कर देना, परिवर्तन कर देना। तो केमिकल्स के जरिए, रेडिएशंस के जरिए ऐसा किया जा सकता है। मेथड क्या होता है, तो जो बीज होता है उसे रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे या केमिकल से ट्रीट कराते हैं, फिर यूजफुल प्लांट को सिलेक्ट करके न्यू वैरायटी डेवलप करते हैं भाई, ठीक है। इनके रोल की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है, नए लक्षण डेवलप करने में, जैसे बीमारियों से लड़ने वाला, ठीक, या फिर ड्रॉट टॉलरेंस से रिलेटेड हो गया, यील्ड इंप्रूव हो जाएगी, क्रॉप फसल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, जल्दी मैच्योरिटीज वाली जो है वैरायटी आपको मिलने लगेगी, मैचरिंग भैया, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेस कंडीशन, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी कंडीशन जो झेलने में मुश्किल है भाई, ठीक है, वो सारी की सारी जो टॉलरेंट है ऐसे पौधे हमें मिल पाएंगे जो उन्हें झेल पाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो डिजीज से लड़ने वाली जो वीट की वैरायटीज होती हैं, या वो बहुत अच्छी फसल वाली चावल की वैरायटीज होती हैं, या फिर दालों की, तेल की, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं भाई, ठीक है। लेथल एलील्स क्या होते हैं, तो ये वो जीन्स के ही बदले हुए फॉर्म होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हार्मफुल या फिर फैटल मतलब मारने वाले होते हैं भाई, ठीक। दो तरीके के होते हैं, एक डोमिनेंट होते हैं और दूसरे रेसेसिव होते हैं। डोमिनेंट क्या होते हैं, एक ही अगर इसकी कॉपी है तो खत्म मामला, ठीक। रेसेसिव वाले 2 कॉपीज होंगी तब इफेक्ट पड़ेगा, एक से फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंस जेनेटिक स्टडी में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझने में हेल्प करते हैं, इस तरीके की चीजें रहती हैं भाई, ठीक। प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, जो एम्ब्रायोजेनेसिस है इसका क्या प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पौधे की जो कोशिका है उनसे लैब में जो सीड जैसा स्ट्रक्चर एम्ब्रायो होता है उसे बनाया जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो बिना फर्टिलाइजेशन के बीज जैसा स्ट्रक्चर बना लेना ही क्या कहलाता है, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडक्शन ऑफ कैलस। क्या होता है भैया, तो जो प्लांट टिश्यू होता है उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर किया जाता है, यानी खनिज लवण टाइप वाले मीडियम में कल्चर करेंगे ताकि वो डेवलप हो सके। प्लांट का जो टिश्यू है सेल डिवाइड करी जाती हैं और कैलस बनाया जाता है भाई, ठीक है। फिर क्या होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैलस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं मेरे भाई, स्पेसिफिक हार्मोन, चाहे वो ऑक्सिन हो चाहे वो साइटोकाइनिन हो, इन सब के इफेक्ट में आकर सोमैटिक एम्ब्रायोस को बना लेती हैं। ये एम्ब्रायोस अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, चाहे वो ग्लैबुलर हो, चाहे वो हार्ट हो, ठीक है, चाहे वो टोरपेडो स्टेज हो, इस तरीके से गुजरती हैं। फाइनली मैचुरेशन होता है, ये मैच्योर होकर एम्ब्रायो प्रॉपर प्लांट स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है भाई, ठीक है। प्लांट का रीजनरेशन, जो मैच्योर एम्ब्रायो होता है उससे कंप्लीट प्लांट दोबारा से बन जाता है, मिट्टी में ट्रांसफर करके नॉर्मल प्लांट फिर हम इससे बना सकते हैं। यानी लैब में हम अलग अलग प्रोसेस से गुजार रहे हैं, गुजार के बीज जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और लैब में ही पौधा बना ले रहे हैं। पौधा बनाने के बाद में फिर हम उसे मिट्टी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस भाई, ठीक है। कंक्लूजन में लिख दिया है, प्लांट टिश्यू कल्चर की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो लार्ज नंबर में आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस करने में जो हमें चाहिए उनमें हेल्प करती है भाई, ठीक है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछ सकता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र भैया न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचना होती है जो जीन्स को, जिनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स को कैरी करती है और आनुवांशिकता को कंट्रोल करते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इनके अंदर कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमैटिड कहते हैं। तो क्रोमोसोम का जब डुप्लीकेशन होता है उसके बाद 2 आइडेंटिकल हाफ बनते हैं, जब इसकी कॉपी बनती है तो 2 एक जैसे हाफ बनते हैं, उन्हें क्रोमैटिड कहते हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वो नैरो दुबला पतला सा पार्ट होता है जहां 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं। तो भैया जो क्रोमोसोम है उनके अंदर क्रोमेटिड जहां पे जुड़ते हैं उस पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेल डिवीजन में जो फाइबर्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं भाई, ठीक। टेलोमियर क्या होता है, तो ये क्रोमोसोम गुणसूत्र के एंड पे पाया जाता है, इसे डैमेज होने से, फ्यूजन होने से प्रोटेक्ट करता है। सैटेलाइट क्या होता है, ये भी क्रोमोसोम्स का स्मॉल राउंड पार्ट होता है जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद होता है और न्यूक्लियस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एक बार आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना भाई, ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सबको पता है भैया। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाने वाला क्या है, ग्रीन ऑर्गन है भाई, ठीक। जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हरे पौधे कैसे बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण भाई, बेसिकली उन्हें क्या चाहिए भैया, हरित लवक चाहिए,
उसके बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, बन गई भैया, ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल झिल्ली, आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन होती है, अंदर इसमें स्ट्रोमा पाया जाता है भाई, ठीक है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें पाया जाता है जो हरा कलर होता है, इसी की वजह से हरा कलर देता है और इसी वजह से खाना वगैरह बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में काम करता है भोजन बनाने का। सनलाइट को जो सूर्य का प्रकाश उसे केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसे हम लोग श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। जब बहुत ज्यादा कंडीशन होती है तो अपने आप फट जाती है, कोशिका का खेल खत्म हो जाता है। तो कोशिका में लाइसोसोम का क्या काम है, तो लाइसोसोम सेल के अंदर छोटी संरचनाएं, छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंजाइम से भरे होते हैं और अनवांटेड मटेरियल को तोड़ने का काम करते हैं। यानी कोशिका में जो मटेरियल नहीं चाहिए उसे खत्म करने का ये काम करेंगे भाई, ठीक। जैसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में काम करेंगे, शेल के अंदर आए फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं। शेल का जो बेस्ट मटेरियल होता है खराब, उसे ब्रेक करके रिमूव कर देते हैं। पुराने या जो डैमेज्ड शेल पार्ट होते हैं उन्हें तोड़कर रिसाइकिल कर देते हैं। बैक्टीरिया और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करके सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं भाई, ठीक है। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज एक जेनेटिक फिनोमिनन है जिसमें लिंकेज मतलब जुड़ा होना, दो या दो से ज्यादा जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर जुड़े होते हैं और एक साथ ट्रांसफर होने का काम करते हैं। जैसे कंप्लीट लिंकेज होती है, जीन्स कभी भी अलग नहीं होते हैं। इनकंप्लीट में कभी कभी क्रॉसिंग ओवर से जीन्स एक का इधर का उधर, उधर का इधर, तो सेपरेट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है उसे समझने में हेल्प करता है और नए कॉम्बिनेशंस को बनाने का भी ये काम करता है भाई, ठीक है। उसके अलावा लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये भी पढ़ लेना। ये भी लंबे और लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं जो एग सेल्स में पाए जाते हैं, मायोसिस के बाद बनते हैं। और ये कहां बनते हैं, ये भी लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं जो इंसेक्ट सेल्स होती हैं, खास करके जो लार वाली ग्रंथियां होती हैं उनमें मिलते हैं भाई, ठीक है। इनमें क्या होता है, रिपीटेड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बार बार वही रेप्लिकेशन होता रहता है बिना किसी कोशिका के विभाजन के। डार्क और लाइट बैंड्स इनमें क्लियरली दिखाई देते हैं, तो ये आप पढ़ लेना। ये ड्रोसोफिला में, ये काय में, फ्रॉग यानी मेढक में पाए जाते हैं आसानी से भाई, ठीक है। सेल साइकिल क्या होती है, तो ये साइकिल क्या है, सेल साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कोशिका पूरी ग्रो होती है, यानी पूरी कोशिका का बनने का चक्र जो है वो सेल साइकिल कहलाता है और डिवाइड होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है भाई, तो सबसे पहले दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। इंटरफेज में प्रिपरेशन होती है, एम फेज में डिवीजन होता है भाई, ठीक। जैसे जीवन फेज में पहले कोशिका की ग्रोथ होगी, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर सेल डिवीजन की प्रिपरेशन होने लगेगी, तैयारी होने लगेगी कि अब सेल टूटेगा भाई, ठीक। फिर माइटोसिस की क्रिया होगी यानी न्यूक्लियस टूटना शुरू हो जाएगा और आखिरी में फाइनली क्या होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा और इस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होगी, ओल्ड सेल्स की रिप्लेसमेंट होगी, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लॉन्ग में बन सकता है, डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में और इंपॉर्टेंस में। तो डीएनए मार्कर छोटे डीएनए पैटर्न सीक्वेंस होते हैं जो प्लांट का जो जीन का स्ट्रक्चर, जीनोम संरचनाएं होती हैं, किसी स्पेसिफिक जीन या ट्रेट को समझने के लिए, कोई लक्षण को, कोई जीन को मार्क करने के लिए, नाम ही है उनका डीएनए मार्कर, समझने में हेल्प करते हैं। जैसे RFLP हो गया, RAPD हो गया, SSR हो गया, SNP हो गया, सब इनके टाइप है। रोल की बात करें तो यूजफुल जो जीन्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा MAS में ये हेल्प करते हैं, मतलब किस तरीके से सिलेक्शन करा जाएगा, मार्क्ड एसिस्ट सिलेक्शन बोलते हैं इसे। ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा, नई नई फसलों का निर्माण होगा, एक्यूरेट सिलेक्शन में पॉसिबल होता है। उसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, नाम ही है पॉली मतलब बहुत सारी जीन्स, तो अगर सरल भाषा में कहें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें एक ट्रेट को दो या दो से ज्यादा जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। पॉली का मतलब ये बहुत सारा, तो कोई लक्षण अगर दो या दो से ज्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। फीचर्स की बात करें तो ट्रेट जो लक्षण होते हैं वो लगातार वेरिएशन शो करते हैं, हर जीन का छोटा छोटा प्रभाव आता है, इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जैसे ह्यूमन की हाइट हो गई, कलर हो गया, ठीक है, ग्रेन का साइज पौधों में हो गया, ये सब कुछ रहता है भाई, ठीक है। यूक्रोमेटिन और हाइड्रोक्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमोसोम का गुणसूत्र का जो हल्का पार्ट होता है यूक्रोमेटिन कहलाता है, गहरा और इनएक्टिव पार्ट होता है हाइड्रोक्रोमेटिन कहलाता है। स्ट्रक्चर की बात करें यूक्रोमेटिन खुला होता है, ये कंडेंस्ड होता है, घना होता है। फंक्शन की बात करें तो ये जीन्स, जब इसमें क्या जीन्स एक्टिव होते हैं, इसमें क्या होता है जीन्स एक्टिव नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है भैया। ये हल्का स्टेन होता है, ये डार्क स्टेन होता है, इस तरीके की चीजें रहती है। बायोस्टैटिक्स क्या है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है बायोलॉजिकल डेटा, नाम ये स्टैटिक्स मतलब डेटा, तो भैया जो डेटा होगा
उसका कलेक्शन होगा, एनालिसिस होगी, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यूज की बात करें तो रिसर्च डेटा होता है उसे एनालाइज करने में हेल्प करता है, मेडिकल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझने में काम करता है, पॉपुलेशन की स्टडी चाहे वो बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, मतलब इन सब में काम करता है, और प्लांट और एनिमल जो ब्रीडिंग होती है उनकी रिसर्च में भी ये हेल्प करता है भाई। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई कि हम अधिक से अधिक चीजें आपको दे दें। जो हमने दोपहर में वीडियो डाली थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उसके सारे क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट में अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम इस पीडीएफ को अभी हम तुरंत शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम पे, जाके पीडीएफ को डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो। एक बात याद रखो कि अगर कुछ नहीं भी कलम में आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे हम बॉटनी लिखेंगे, सीधी सी बात। और अगर आप 2 घंटे बॉटनी लिख पाए जो आप पढ़ के जाओगे तो कोई फेल नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। कहते नहीं जाके आईपीएल लिख रहे हैं बैटिंग, नहीं, आपको 2 घंटे कल बॉटनी लिखनी है, कोई फेल नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।